हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज कुछ हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत कॉमन है, मतलब बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और ये बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है भी। आज का हमारा टॉपिक है पायरिया, डेंटल पायरिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेंटल पायरिया का मीनिंग क्या है, पायरिया क्या होता है। उसके बाद जानेंगे हम पायरिया कब होता है। उसके बाद जानेंगे हम उसके अलग अलग टाइप्स रहते हैं, तो कौन से टाइप्स होते हैं। तो अगर आपको टाइप के बारे में पता चलेगा तो आपको खुद को ही पता चलेगा कि आपका ट्रीटमेंट कौन से लेवल में हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मतलब आपका ट्रीटमेंट घर पे ही हो सकता है या फिर आपको हॉस्पिटल में विज़िट करना नेसेसरी है। उसके बाद चौथी चीज़ हम जानेंगे उसके कॉजेस, मतलब किस कारण पायरिया होता है। उसके बाद हम जानेंगे उसके ट्रीटमेंट, मतलब कौन से ट्रीटमेंट है। और उसके बाद हम जानेंगे हमें क्या डाइट में ऐड करना चाहिए जिसके कारण हमें यह प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं पायरिया क्या है, ठीक है। तो पायरिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है डिस्चार्ज ऑफ पस। मतलब आप अगर बहुत एडवांस स्टेज में चले जाते हो तो फिर आपके जिंजावा या फिर आपके गम से मवाद आना शुरू होता है, उसमें पॉकेट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम पायरिया बोल सकते हैं। उसको हमारी डेंटल लैंग्वेज में डेंटल पेरियोडोंटाइटिस भी बोलते हैं। पायरिया में अक्सर हमारी बोन, मतलब जो हड्डी रहती है जिसमें दांत रहता है, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यूज़, उसके बाद लिगामेंट्स, इसके ऊपर अटैक होता है पायरिया में। तो उसके वजह से ये सब चीज़ें ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पायरिया में क्या होता है ना कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं पेरिडोन्शियम। पेरिडोन्शियम एक स्ट्रक्चर रहता है जो अपने टीथ को होल्ड करता है, और ये पेरिडोन्शियम जो स्ट्रक्चर है ये बन जाता है अपनी जिंजाइवा यानी अपने मसूड़ों से, उसके लिगामेंट से और बोन से। और जब पायरिया एडवांस स्टेज में चला जाता है तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल अटैक पेरिडोन्शियम पे होता है और वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। इसके कारण वहाँ से खून आना, मवाद निकालना, सूजन आना, ये सब साइन एंड सिम्टम्स उसमें दिखना शुरू हो जाता है। अभी तो अपन ने देखा कि पायरिया क्या होता है, अब हम देखेंगे कब होता है। पायरिया वैसे तो देखा जाए तो इट इज़ एडवांस एंड अनट्रीटेड स्टेज ऑफ जिंजवाइटिस। मतलब क्या, अगर आपके मसूड़ों में हल्की सी सूजन है और आप उसके तरफ ध्यान नहीं देते हो तो आगे चल के बहुत दिनों के बाद उसका कन्वर्जन पायरिया में हो सकता है ना। तो अगर मसूड़ों पे हल्का सा सूजन है, हल्का सा खून निकलता है, तभी आपको उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, वरना आगे चल के वो सीवियर पायरिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हो गया पायरिया कब होता है। अब हम देखेंगे पायरिया के टाइप्स यानी पायरिया के प्रकार। देखिए मेनली तो इसके 3 प्रमुख प्रकार है। उसमें से पहला आता है क्रॉनिक पायरिया, दूसरा आता है एग्रेसिव पायरिया और तीसरा आता है डिस्ट्रक्टिव पायरिया। तो अभी हम इसके बारे में जस्ट सिंपल आपको एक पता होना चाहिए, इसकी वजह से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक जनरलाइज आइडिया आपको आना चाहिए कि आप किस स्टेज में अभी हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको फिर कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए या फिर कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोनिक पायरिया की। जो क्रोनिक पायरिया है इसका रीज़न है वो ये है कि आपके दांतों में अगर प्लाक एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब आपकी दांतों की अगर आप साफ़ सफाई ढंग से नहीं कर रहे हो, उसके वजह से वहाँ पे प्लाक जमा हो रहा है, उसका फिर कन्वर्जन टार्टर में हो रहा है, और फिर उसके वजह से आपका अब फिर भी मतलब कन्वर्जन टार्टर में होने के बाद भी अगर आपने दांतों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे चल के वो क्रोनिक पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। क्रोनिक पायरिया में मेनली क्या होता है, आजू बाजू का जो हड्डी होता है ना वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये हम एक प्राइमरी स्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे मसूड़ों का सूजन आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों का फूलना, खून निकलना, दर्द होना, ये सब चीज़ें इसमें शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये है क्रोनिक पायरिया, एक इसका प्रकार है। दूसरा प्रकार आता है एग्रेसिव पायरिया। देखिए एग्रेसिव पायरिया मेनली जेनेटिक्स के कारण होता है।
अगर आपके घर में आपके माता पिताजी या आपके दादा दादी नाना नानी इनको अगर ये प्रॉब्लम है और फिर आपको हो रहा है तो फिर वो एग्रेसिव पायरिया हो सकता है, क्योंकि मोस्टली एग्रेसिव पायरिया फॉलोज द जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिकली अगर आपके घर में इन सब लोगों को अगर पायरिया है तो फिर आपको भी हो सकता है, इसलिए आपके साथ साथ उन लोगों का भी ट्रीटमेंट आपको लेना ज़रूरी है। एग्रेसिव पायरिया मोस्टली अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो फिर नहीं होगा, खास करके बच्चों में तो बहुत कम इसके चांसेस रहते हैं। अनटिल एंड अनलिस अगर आपका बच्चे का ओरल हाइजीन पुअर है तो फिर उसमें भी पाया जा सकता है। तीसरा टाइप आता है नेक्रोटाइजिंग पायरिया, जो कि बहुत डेंजरस टाइप है। इसको हम एंड स्टेज ऑफ पायरिया भी बोल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, जैसे कि एड्स पेशेंट में या फिर कैंसर पेशेंट में या फिर डायबिटिक पेशेंट में, जिनका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा डिक्रीज मतलब कम हो गया रहता है, उनमें ये नेक्रोटाइजिंग पायरिया पाया जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके आजू बाजू के सराउंडिंग बोन पे और सॉफ्ट टिश्यूज़ पे और पेरियोडोंशियम पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। पेरियोडोंशियम एक स्ट्रक्चर है जो आपके दांतों को पकड़ के रखने में हेल्प करता है। तो अगर आप नेक्रोटाइजिंग पायरिया में चले जाते हो तो फिर आपके दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है और अच्छी खासी स्वेलिंग और ब्लीडिंग भी होती है गम से। तो ये हो गया नेक्रोटाइजिंग पायरिया, जो कि डेंजरस फॉर्म ऑफ पायरिया अपन बोल सकते हैं। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ पायरिया। अब हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, आपको जब पायरिया होता है तो उसका बहुत सबसे पहला तो कॉमन चीज़ होती है कि मसूड़ों का फूलना या फिर मसूड़ों में सूजन आना, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। उसके बाद उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके मसूड़े फूले हैं, उसमें सूजन है और उसमें से ब्लीडिंग भी आती है तो आपको ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। एक बार उसका दूसरा लक्षण है कि सांसों से या मुंह से बदबू आती है, तो फिर वो भी एक पायरिया का लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण है दांतों और मसूड़ों के बीच में मवाद का जमा होना, उसमें से फिर पस निकलना, फिर उसमें से बदबू आना, ये भी एक पायरिया का लक्षण हो सकता है। उसके बाद चौथा लक्षण हम पायरिया का बोल सकते हैं कि जब अपन ब्रश करते हैं या फिर जब फ्लॉस करते हैं तब मसूड़ों से खून आना, ये तो बहुत ही कॉमन पाया जाता है, बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत होती है। ये सब तो हो गए पायरिया के साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षण। अब हम देखेंगे उसके कॉजेस यानी कारण कि पायरिया क्यों हो सकता है। ठीक है, सबसे मेन इसका कॉज है पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन करना। मतलब अगर प्रॉपर तरीके से 2 टाइम ब्रश नहीं करते हो तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि दांतों पे ना मतलब प्लाक का एक्यूमुलेशन यानी प्लाक दांतों पे जमा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसका कन्वर्जन टार्टर में होगा, फिर जमा होने के कारण फिर उस पर कई लेयर्स बैठने शुरू हो जाएंगे। जो भी आप खाना खाते हो उसके लेयर्स उसको बैठने शुरू हो जाएंगे, उसके कारण आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इसका लक्षण यही है कि आपका पुअर ओरल हाइजीन अगर है तो वो आपको सुधारना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक लक्षण है कि आपको अगर स्टार्टिंग फेज़ में जिंजवाइटिस है, मतलब आपके मसूड़ों में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है और वो अगर आप ट्रीट नहीं करते हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, तो फिर वो एडवांस स्टेज में चले जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग। अगर आप कंटिन्यूस स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग करते हो तो उसके कारण आपके जो मसूड़े हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग ये इसका तीसरा रीज़न है। और एक लक्षण है मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में, अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं करते हो और अगर आप डायबिटिक हो और आप प्रॉपर ओरल हेल्थ मेंटेन नहीं करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लक्षण है वो है कि सामान्य दांतों का जो हाइट है वो बढ़ जाना, यानी उसको गम रेसेशन बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे उस वीडियो के लिए, तो वो वीडियो भी आप एक बार जाके ज़रूर देखना। पायरिया के कॉजेस यानी कारण। अब हम देखेंगे कि इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। देखिए, अगर पायरिया एकदम स्टार्टिंग फेज़ में है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए, आपको होम रेमेडीज़ कौन सी यूज़ करनी चाहिए, उसका एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो वो आप जाके देख सकते हो।
अगर आपका पायरिया थोड़ा सा एडवांस स्टेज में है तो आपको घर पे कुछ नहीं करना है, आपको जो भी नियरेस्ट डेंटल क्लिनिक है वहाँ पे आपको विज़िट करना है। वहाँ पे आपके का प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करेंगे और आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लगेगा वो वहाँ पे किया जाएगा। अगर स्टार्टिंग फेज़ में है तो जो मैंने होम रेमेडीज़ पे वीडियो बनाए वो देखिए। उसी के साथ साथ आपका डाइट विटामिन सी रिच होना चाहिए, उस पर फॉस्फेट मिनरल्स ऐड होना चाहिए, कैल्शियम रिच डाइट होना चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि डाइट में हम एक्चुअली क्या खाए जिसके कारण हमारे मसूड़े हेल्दी रहे, गम्स हेल्दी रहे, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज टॉपिक था पायरिया, ये बहुत कॉमन लोगों में प्रॉब्लम्स है। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है ये आपको हेल्पफुल रहेगी। इन फ्यूचर वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे ही नए नए वीडियोज़ में लाता रहूँगा। थैंक यू।